एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अलजेब्रा जानेंगे, बहुत ही थोड़ा सा। ठीक है, नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक्सप्रेशन में लिखता हूँ, सपोज इट इज 2x² + 7, मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, इट कैन बी एनी एग्जांपल। तो यहाँ पे जो 7 नंबर जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है, कोई भी लिटरल नहीं है, आप इसे क्या बोलोगे, कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, जो भी नंबर के साथ अगर कोई लिटरल अवेलेबल है तो उस नंबर को आप बोलोगे कोफिशिएंट। ये रहा हमारा कोफिशिएंट। और अल्फाबेट के ऊपर अगर कोई नंबर है उसे आप पावर बोलोगे, जिसपे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। और जो ये अल्फाबेट या लिटरल है, आप इसे क्या बोलोगे, वेरिएबल। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है। मतलब ये 7 जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट होता है बेटा, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, वो क्या है, कांस्टेंट। जो अल्फाबेट है वो वेरिएबल। जो अल्फाबेट के साथ नंबर है या वेरिएबल के साथ नंबर है वो कोफिशिएंट, और वेरिएबल के ऊपर जो नंबर है दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, आइडेंटिटीज पे स्टार्ट करता हूं। पहले मैं आइडेंटिटी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर कुछ के प्रूफ पे आऊंगा। फर्स्ट जो आइडेंटिटी हमें ये पता होना चाहिए, एनीथिंग अगर कोई भी नंबर है, सपोज x⁻⁴, तो उसका आंसर 1 होगा। बट देयर इज वन एक्सेप्शन, 0⁻⁴ इज नॉट डिफाइंड, टिल नाउ इट इज नॉट डिफाइंड। ये क्लियर है। आते हैं सेकेंड आइडेंटिटी, व्हेन विल गो विद द सेकेंड आइडेंटिटी। उस केस में देखो है क्या, x⁻m इंटू x⁻n। क्या हो जाता है, x अगर बेस सेम है दोनों के प्रोडक्ट में, तो ये क्या हो जाता है, x⁻m + n। अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ने से पहले फर्क समझते हैं कि एक्चुअली एक्सपोनेंट और मल्टीप्लिकेशन के बीच में और एडिशन के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, समझना। सपोज करो मैंने लिया 2 + 2 + 2 + 2। ठीक है, और नेक्स्ट मैं सेम एग्जांपल 4 2 ले रहा हूं, पर लिखने का तरीका अलग है। 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जब मैं 2 + 2 + 2 + 2 करूंगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, एंड 6 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 8। यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, 8। वही अगर मैं इसको करूंगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, देखो कितना डिफरेंस है। ठीक है, पर फर्क क्या है, ये जो हम यहाँ पे बार बार सेम नंबर को ऐड करते हैं, इसी को बोलते हैं रेपिटेटिव मल्टीप्लीकेशन। सॉरी, ये क्या है, रेपिटेटिव एडिशन। अगर यहां पे आ जाओगे तो रेपिटेटिव एडिशन क्या होता है, अब इसी को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं, 2 कितने बार ऐड हो रहा है खुद के साथ, 4 टाइम्स, तो आप इसे 2 × 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, और चाहो तो आप इसे 4 × 2 भी लिख सकते हो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। मतलब अगर ये 4 + 4 है, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2। अगर ये ऐसा फॉर्म में है तो इसे हम लिखेंगे 2 × 4। क्लियर है। तो ये रेपिटेटिव एडिशन किसका एप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, वही अगर आप एक्सपोनेंट पे आओगे तो ये क्या है, रेपिटेटिव मल्टीप्लीकेशन। देखो एक ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रेपिटेटिव मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है, यही फर्क है एक्सपोनेंट और मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इज अ पार्ट ऑफ रेपिटेटिव एडिशन एंड एक्सपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ रेपिटेटिव मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है। अब इस आइडेंटिटी पे आ जाओ, इस आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये आइडेंटिटी पावर में प्लस क्यों हो गया, समझो मेरी बात को। ये देखो, अगर किसी भी नंबर के ऊपर में कोई भी पावर नहीं, वो भी समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर ऐसा लिखा, सपोज x लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे x के ऊपर कोई भी पावर, पर 1 तो है ना, वो अपने आप में एक, तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी तो है, तो इसे कुछ भी नहीं होता, तो पावर 1 होता है वहां पे। ठीक है, अब मैंने बोला कि कैसे रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन काम कैसे करता है। सपोज 2⁻² है, और यहाँ पे 2⁻³ है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 कितने बार है, 2 टाइम्स, ये रहा 2 × 2। और ये 2 3 टाइम्स है, क्योंकि इस वाले को रेपिटेटिव मल्टीप्लीकेशन को, ये जो पार्ट है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ खुद से, 4 टाइम्स, तो ये 2 जितने बार मल्टीप्लाई हुआ वो यहाँ पे पावर में आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे 2⁻³ मतलब 2 × 2 × 2 है। अब इसे ऐड काउंट करो, कितने 2 है, 1 2 3 4 5, तो हमसे क्या लिखेंगे, 2⁻5। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, अगर बेस दोनों का सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, दैट इज x⁻m + n। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है, आप उसे डिवीजन समझ लो, दैट इज x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n। ये क्या हो जाएगा, x⁻m - n। अब ये सोचने वाली बात है, इसका दूसरा फॉर्म भी देखो क्या है, x⁻m अपॉन
एक्स रेस टू द पावर एन, ये किसके इक्वल होगा? एक्स रेस टू द पावर एम माइनस एन। अब ये ऐसा क्यों होता है समझना। सपोज यहाँ पे टू रेस टू द पावर फोर है डिवाइडेड बाई टू रेस टू द पावर टू है, तो एक्चुअली में देखो हो क्या रहा है। हमें टू रेस टू द पावर फोर को क्या लिख सकता हूँ, टू इंटू टू, ठीक है, और टू रेस टू द पावर टू मतलब टू से टू टाइम्स मल्टीप्लाई, क्लियर है। अब जब मैं आपको सिंप्लीफाई करूंगा तो टू से एक टू कैंसिल हो गया, मतलब अगर फोर टू थे ऊपर में तो एक मैंने कम कर दिया, ये दूसरा टू से दूसरा टू कैंसिल, मतलब एक मैंने और कम कर दिया। अब बच कितने गए, सिर्फ दो। तो ये कम करने को हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाकर के यहाँ पे माइनस कर देते, दैट इज टू रेस टू दी पावर फोर माइनस टू, तो आपको क्या मिल गया, टू रेस टू दी पावर टू, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके से समझे इसको, तो ये कभी कभी पेपर में हमें क्वेश्चंस में ऐसे ही मिल जाते हैं, एक्स रेस टू दी पावर एम है यहाँ पे और एक्स रेस टू दी पावर माइनस एन है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे माइनस साइन है, जब आप इसे ऊपर की तरफ लेके जाओगे इसके साइन हमेशा आप चेंज कर लोगे, और बेस का ध्यान रखना है, मस्ट बी द सेम बेस, एक्स रेस टू दी पावर एम प्लस एन। क्लियर हो गया। ये तो दो या तीन बेसिक हमारे आइडेंटिटीज थे। अब आ जाओ नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। नेक्स्ट आइडेंटिटीज हमारे पास क्या है, अगर x रेस टू दी पावर माइनस एम है, तो आप इसे लिख सकते हो वन अपॉन एक्स रेस टू दी पावर एम। इवन इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर वन अपॉन एक्स रेस टू दी पावर एम है तो आप इसे लिख सकते हो एक्स रेस टू दी पावर माइनस एम। अब देखो ये ऐसे काम कैसे करता है। अभी अभी आप मुझे एक बात बताओ, आपने जस्ट अभी पढ़ा है कि समथिंग रेस टू दी पावर जीरो, हाँ पढ़ा नहीं हमने, बताना भूल गया था, मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी नंबर रेस टू दी पावर जीरो है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू वन। ये मैं प्रूफ भी करके आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? बहुत अच्छा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वन अपॉन एक्स रेस टू दी पावर एम, इसको एक्स रेस टू दी पावर माइनस एम लिखा। तो ये वन अपॉन जो एक्स रेस टू दी पावर एम है, ठीक है, तो ये जो वन है इसके जगह पे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स रेस टू दी पावर जीरो, क्योंकि उस वैल्यू किसके इक्वल है, वन के इक्वल। अब मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ, एक्स रेस टू दी पावर जीरो अपॉन एक्स रेस टू दी पावर एम। अगर अब मैं इसको लेके जाऊंगा ऊपर, बोथ आर हैविंग द सेम बेस, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू दी पावर जीरो माइनस एम, दैट इज एक्स रेस टू दी पावर माइनस एम। क्लियर है, ये यहां से क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले आइडेंटिटी पे, फोर्थ। फोर्थ में क्या क्या है, अगर इसी का देखो, इसी का दूसरा वर्जन, यहाँ पे वन था उसे मैं कंप्लीट करता, सपोज ये ए अपॉन बी रेस टू दी पावर माइनस एम है। अगर मुझे इसका पावर पॉजिटिव करना है तो ये किसके इक्वल होगा, कुछ नहीं करना आपको, इसे रेसिप्रोकल कर लो, तो इट विल बिकम बी अपॉन ए रेस टू दी पावर एम। क्लियर है। और ये ऐसे क्वेश्चंस पेपर में जो हॉट्स है वो इस पे बहुत सारे बेस्ड है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी, वो क्या है, अगर a रेस टू दी पावर m है इंटू बी रेस टू दी पावर भी m है, दोनों के बेस डिफरेंट है प्रोडक्ट में बट द पावर आर सेम, इस केस में क्या हो जाएगा, बेस आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज a इंटू बी, एंड पावर एक साथ लगा दो, इट विल रिमेन सेम। एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर डिवीजन ऑल्सो। अगर ऐसा है a रेस टू दी पावर m अपॉन b रेस टू दी पावर m, तो आप इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, a अपॉन b रेस टू दी पावर m। रेसिप्रोकल इज ऑल्सो टू, रेसिप्रोकल मतलब अगर ये ऐसा गिवन है a अपॉन बी रेस टू दी पावर m, तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो a रेस टू दी पावर m अपॉन बी रेस टू दी पावर m, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी हमारा क्या है, अगर ऐसा होता है, सपोज करो a रेस टू दी पावर m है और ब्रैकेट में बाहर में क्या n दे रखा है, इस केस में क्या करोगे, a रेस टू दी पावर m और n को जब मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम इनटू mn। क्लियर है। इसको एग्जांपल के समझो, टू रेस टू दी पावर थ्री है और यहाँ पे बाहर में फोर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, टू रेस टू दी पावर थ्री इंटू फोर, दैट विल बी इक्वल टू 12। ये नॉर्मल बेसिक आइडेंटिटीज है। अब मैंने बोला था एक प्रूफ हमें करना है कि कौन सा, y a रेस टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू वन, और यू कैन से एनी नंबर दैट इज x रेस टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू वन, ठीक है। इसका प्रूफ बहुत सिंपल लॉजिक से है, कोई बहुत ही हाई लेवल प्रूफ नहीं, लॉजिक से हम समझते हैं, ठीक है। आपने क्या बोला, फोर अपॉन फोर, आप इसे कैंसिल करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी नंबर के ऊपर में कोई पावर नहीं है तो इसके ऊपर पावर क्या होता है, वन। और आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा, ए रेस टू दी पावर एम अपॉन ए रेस टू दी पावर एन, ये किसके इक्वल होता है, ए रेस टू दी पावर एम माइनस एन के इक्वल होता है, ठीक है। अब उसे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, दोनों के बेस सेम है,
ऊपर में क्या है, 4 raised to the power 1, उसे एज इट इज रख लो। ये ऊपर जाएगा, इट विल टर्न टू द माइनस, ये -1 हो गया। और इस तरफ रिजल्ट क्या होगा, 1। कॉपी कर लो आरएचएस को। नाउ 1 - 1 विल बी इक्वल टू 0, दैट इज 4 raised to the power 0 इज इक्वल टू 1। इसी से हमने प्रूव किया कि x raised to the power 0 इज इक्वल टू, एक्सेप्ट 0 raised to the power 0 इज नॉट डिफाइंड, ये हमारे पास डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब चलो इसके आते हैं बेसिक क्वेश्चंस। मैं न्यू बुक से ले रहा हूँ इसके बेसिक क्वेश्चंस को। ठीक है, इतना ज्यादा हाई लेवल का नहीं है। नॉर्मली अगर आप इसे लास्ट ईयर के 7th क्लास की बुक में देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस अवेलेबल है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट। सिर्फ हमें एक्सपोनेंट के बेसिक्स, हमें कंसेप्ट समझ में आया नहीं है उसके लिए। अब इसे हमें क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 है, 6 कितने बार है, 4 टाइम्स। तो हम इसे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 6। फर्स्ट का आंसर मैं यहां लिख रहा हूँ, 6 raised to the power 4। कैसे काम कर रहा है समझना, कुछ भी पावर नहीं है, मतलब इनके ऊपर पावर क्या है, 1 1 एंड 1। बेस सेम है, ये रहा सेम बेस, सबको ऐड कर दो, 1 + 1 + 1 + 4 आ गया। फटाफट मुझे इसका आंसर दो। y इंटू वाई, बेस क्या है यहाँ पे, y है। ठीक है, और पावर क्या है, कुछ नहीं, 1 एंड 1, तो ये क्या हो गया उसका स्क्वायर। अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ बेस, जो मैंने स्टार्टिंग में मुझे बताना चाहिए था, मैंने नहीं बताया। सपोज करो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था x raised to the power 2। तो अगर सिर्फ एक्सपोनेंट के लिहाज से हम समझे, x तो वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, अभी नहीं है। पर यहाँ 2 क्या लिया था मैंने, 2 विल बी इक्वल टू पावर। पर जो आप यहाँ पे x लोगे, यहाँ पे क्या है, इस केस में ये बेस है मेरा। ठीक है, इसलिए बार बार वर्ड वर्ड में बेस यूज कर रहा हूँ। कम टू द नेक्स्ट, यहाँ पे b देखो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, b raised to the power 4। अब यहाँ पे दो चीजें हैं देखो, 2 2 टाइम्स है, तो आप इसे लिखो 2 स्क्वायर इंटू ए भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, a raised to the power m इंटू b raised to the power m। बेस आर डिफरेंट इन द प्रोडक्ट बट द पावर आर सेम। तो इसे हम क्या ले लेंगे, ए बी रेज टू दी पावर एम। सेम यहाँ पे अप्लाई करो, दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करो, 2 × a दैट इज इक्वल टू 2a, और पावर क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, सेम 2 बार 5 है, तो आप इसे यहाँ पे लिखो 5 स्क्वायर। 3 टाइम्स इज 7, 7 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसे लिख लो 7 क्यूब। बेसिस सेम नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। कम टू दिस वन, यहाँ पे a इंटू ए कितने हैं, 3 टाइम्स, सो इट इज a क्यूब। c कितने बार है हमारे पास, 4, दैट इज c raised to the power 4। d सिंगल, तो यहाँ पे d। अगर कुछ भी नहीं लिखोगे, इट इज अंडरस्टूड, यहाँ पे पावर क्या है, 1। ये तो रहा बेसिक ऑफ एक्सपोनेंट। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर देखने को मिलता है, ये बेटा लास्ट ईयर ना 7 के बुक में था, दिस ईयर जो नई बुक है उसमें 8th क्लास में से रखा गया है। अब यहाँ पे दे रखे ऐसे नंबर्स दे रखे, इनको एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमें ट्राई करना है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, फिर नेक्स्ट जब वीडियो होगा उसमें बहुत डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज मैंने इसमें से कोई एक एग्जांपल ले लिया, सिंपल सा एग्जांपल उठा, मान लो 3600 लेता हूँ। तो अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 3600 को प्राइम फैक्टराइज करूंगा। व्हेन आई से प्राइम फैक्टराइज, तो हमें प्राइम नंबर यूज करना है। ठीक है, कभी भी आप 4 6 8 कंपोजिट नंबर यूज नहीं करना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं, ऐसे नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो फैक्टर 1 होता है, दूसरा नंबर इटसेल्फ खुद होता है। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए सब सपोज करो ये 5 है, और दूसरा मान लो मैं ये 4 लेता हूं, तो 5 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में, और दूसरा 5 के टेबल में। इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। पर अगर हम 4 की बात करें, 4 1 के टेबल में भी आता है, इट्स कम इन द टेबल ऑफ 2 एंड इट्स कम इन द टेबल ऑफ 4। मोर देन 2 फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ प्राइम यूज करना है, जैसे 2 3 5 7 11 ऐसे नंबर यूज करना है। और हमेशा याद रखना है, देयर इज ओनली इवन प्राइम नंबर। और जो सबसे स्मॉलेस्ट भी प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 2। ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर है ये। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इवन प्राइम नंबर हमारे पास नहीं है। दूसरा बात, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी अगर आपसे पेपर में पूछता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो भी क्या है हमारे पास, 2। ठीक है, चलो हम प्राइम फैक्टर, दो इट इज अ इवन नंबर, तो उसे 2 से डिवाइड करो तो 1800। अगेन 2 से करो, इट विल बी 900। अगेन 2 से इट इज 450। फिर 2 से करेंगे 2 टाइम्स, अगेन 2 टाइम्स एंड 5। फिर नेक्स्ट 4 + 5 9, मतलब 3 से डिवाइड होगा 75। अगेन 3 से इट इज 25, देन इट इज 5 एंड 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे एक्सपोनेंट के फॉर्म में करना है, तो मैं क्या लिखूंगा इसे, 2 कितने टाइम से, 1 2 3 4 टाइम। मैंने लिखा 2 raised to the power 4 इंटू 3 कितने टाइम है, 2 टाइम्स, ये रहा 3 स्क्वायर। और 5 कितने टाइम है, 2 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है,
बहुत ध्यान से रखना, दो इट इज इजी पर कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ हम स्टैंडर्ड फॉर्म में और नोटेशन में लिखना भी सीखेंगे, ठीक है। जो थर्ड वीडियो होगा उसमें मैं हॉट सॉल्व करूंगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, दो यू आर इन क्लास 8, पर आप कोशिश करो कि जो भी आप क्वेश्चंस का लेवल है ना उसे थोड़ा एक क्लास ऊपर लेके जाओ, टू compete विद द मार्केट। क्योंकि आप सोचो, इफ यू आर इन सीबीएसई, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कैमब्रिज में भी पढ़ रहे हैं और डिफरेंट बोर्ड्स में भी है। तो आप हमें, जब आप मेन आफ्टर 12 व्हेन यू विल कम टू द मार्केट ऑफ कंपटीशन, तो वहां पे ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप योर लेवल मार्केट के लेवल्स पे हमें रखना है। तो अपने सपोज करो हम सीबीएसई में हैं, तो हमारा लेवल थोड़ा सा हमें ऊपर करना पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमें बुक से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो हमें ऐसा लग जाना चाहिए नहीं हमें तो सारा मैथ्स आता है। वो सैचुरेशन नहीं लाना आपको, खास करके संतोषम परम सुखम वाली जो कंसेप्ट है ना, वो लर्निंग में नहीं अप्लाई करना आपको। लर्निंग आप जितना मैक्सिमम और जितना रिवाइज करोगे वो बेटर रहेगा। थैंक यू।